बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के अहम तरीन मामलात डिस्कस करने से पहले दो बारीक वारदातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक सर्वे जंग जियो ग्रुप की तरफ से किया गया है, यह आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इसके नंबर ज़रा देख लेते हैं हम। बलोचिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ 36% है, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी 18 और तीसरे नंबर पे नून लीग है 11%। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई 69, नून लीग 12 और पीपल्स पार्टी 2%। सिंध में पीटीआई पीपल्स पार्टी से आगे है लेकिन 1% से। और पंजाब में नून लीग 28% और पीटीआई 41% पर है, पीपल्स पार्टी तो 4% पर, यानी ना होने के बराबर है। अब इस बारीक वारदात को आपने समझना है। ये जितने भी सर्वे हैं ना, इसमें 20% का हेर फेर मिनिमम किया गया है, 20% मिनिमम। यानी अगर हम बलोचिस्तान से शुरू करें तो तहरीक इंसाफ 43-44% होगी और पीपल्स पार्टी ज्यादा से ज्यादा 12-13% और नून लीग 6-7% होगी। ठीक है जी। और खैबर पख्तूनख्वा में अगर इसका 20% निकालें तो 83 या 84% पे तहरीक इंसाफ होगी, नून लीग 8%, 6 या 8% पे होगी और पीपल्स पार्टी तकरीबन 1% पे होगी। सिंध में अगर यही तरीका निकालें तो पीपल्स पार्टी शायद 30-32% होगी और तहरीक इंसाफ 40-42% होगी। और पंजाब में जो सबसे बारीक वारदात डाली गई है, नून लीग ज्यादा से ज्यादा 20% हो सकती है और तहरीक इंसाफ 50 से 55% तक पंजाब में हो सकती है अगर आप रियलिस्टिक सर्वे करें तो। लेकिन इसके बावजूद जो इन्होंने सर्वे किया है उसका अगर नतीजा देखें तो मैं सिर्फ आपकी याद दहानी कराऊं कि 2018 में नून लीग 30% थी और पीटीआई 29% थी पंजाब में, 1% का पंजाब में फर्क था। अब पंजाब में आधो आधी फर्क नजर आ रहा है, यानी इमरान खान क्लीन स्वीप कर रहा है पंजाब से भी। खैबर पख्तूनख्वा में जब पिछली बार इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया था ना, तब भी इतनी लीड नहीं आ रही थी सर्वेज में, लेकिन इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया था खैबर पख्तूनख्वा से। तो पंजाब भी क्लीन स्वीप, खैबर पख्तूनख्वा भी क्लीन स्वीप, बलोचिस्तान भी क्लीन स्वीप। बाय द वे, ये तो वहां पे ये मैनिपुलेशन करेंगे और वोटों में हेर फेर करेंगे, वरना इस बार बलोचिस्तान में भी तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर सकती है। और सिंध में जहां पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से कब्जा किए हुए है, वहां भी पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम मिलने जा रहा है। कराची तो पूरा क्लीन स्वीप हो सकता है अगर इलेक्शन लड़ने दिया गया तहरीक इंसाफ को, लेकिन जाहिर है कि इस बार वही किया जाएगा जैसे एमक्यूएम को पहले ठप्पों की इजाजत थी, इस बार भी दी जाएगी। पूरे पूरे पोलिंग स्टेशन उनको दे दिए जाएंगे कि कब्जा कर लो, अपने मिलिटेंट विंग ले आओ। जो शरीफ लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो तो नहीं लड़ेंगे आपके साथ, उनके पास तो बंदूकें नहीं हैं, तो बदमाशी करके वोट डालो। लेकिन अगर 50% भी फेयर इलेक्शन हो जाए तो कराची से क्लीन स्वीप कर जाएगी तहरीक इंसाफ। इवन तो उनके पास अब कोई पुराना बंदा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बारीक वारदातें हैं। क्यों बता रहे हैं आपको? वो देख, गैप बड़ा कम रह गया है पंजाब में, अब इमरान खान की मकबूलियत नीचे आ रही है। वो अंसार अब्बासी साहब बोंगी मार रहे हैं जी। इंटेलिजेंस जराए कहते हैं जी इमरान खान की मकबूलियत ऐसी ही है, बस ये खाली बातों की हद तक है, असल में ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ताकि अगर धांधली में ये कामयाब हो जाए तो एक बयानिया बन जाए कि देखें जी इमरान खान तो जेल में था, 9 मई की वजह से लोग उसकी पार्टी छोड़ गए थे, इलेक्टेबल कोई था नहीं, तो हर नहीं था, उसने ऐसे कैसे जीत सकता था। कि पहले ये बयानिया कामयाब हो जाया करते थे, अब ये बयानिया भी नहीं कामयाब हो रहा। और दूसरी चीज, 40 साल की सियासत का निचोड़, नवाज शरीफ ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और मैनिफेस्टो है वन लाइनर, साड़ी गल हो गई है। लानत है ऐसी सियासत पर जो 40-50 साल लाडला गोद में रहने के बावजूद भी अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके, आज भी अपनी नैपियां एस्टेब्लिशमेंट से तब्दील करवा रहा है। आज भी पूरी सियासत का दारोमदार इस पर है कि साड़ी गल हो गई है। ये शर्म का मकाम है उन लोगों के लिए भी जो इस खानदान को कभी वोट देना भी चाहते हैं। आपको भी जरा सा अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? क्या आपको पता है कि नवाज शरीफ के स्पॉन्सर कौन है? इसराइल, भारत और अमेरिका और यूरोप। क्या आपको पता है कि क्या गेम पाकिस्तान के साथ खेली जा रही है? क्या आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान में इसराइल की मजम्मत तक ऑफिशियली करने पे पाबंदी लगाई हुई है? किसी किस्म का पैसा फलस्तीनियों तक पहुंचाने पे पाबंदी लगाई हुई है? फलस्तीन के हक में कोई रैली निकालने की इजाजत नहीं है पाकिस्तान में। क्या आपको पता है कि रियासत किस तरफ जा रही है, लोग किस तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या आपके दिल में ये बात आती है कि फैसला ये हुआ है कि आज के बाद कभी भी कश्मीर के मसले पर बात नहीं होगी पाकिस्तान की तरफ से? क्या आपको पता है ये सब? क्या आप इस सौदे के लिए तैयार हैं सारे? गौर कीजिएगा अपनी अदाओं पर जब वोट डालने जाएंगे तो। अब आते हैं उस संजीदा बात की तरफ जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मैं पिछले साल से दिला रहा हूं।
आज इमरान खान ने भी कौम के नाम पैगाम भेज दिया है कि ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मैंने आपको रजीम चेंज ऑपरेशन होते ही सबसे पहले वो मैं था जिसने आपको बताया था कि नंबर 1 मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है। ये मैंने आपको 9 अप्रैल की रात को बताया था। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जहां भी अमेरिका की इमा पे रजीम चेंज होती है, इन दो में से कोई एक काम लाजमी होता है। मकबूल लीडर को या कत्ल कर दिया जाता है या उसे उम्र कैद या सजाए मौत अदालती तरीके से दिलवा दी जाती है। आप जरा सुने कि इमरान खान ने क्या कहा है, अपनी बहन को क्या पैगाम दिया है कि अवाम को क्या बताओ। लेकिन जो खान साहब बात आज कर रहे थे और कल हाई कोर्ट के अंदर भी बात हुई है, बाद में उस पर खान साहब ने कहा उस पर ज़रूर बात करें कि ये वो दफात इनके ऊपर लगाई जा रही हैं जो जज, कल हाई कोर्ट के जज ने भी कहा कि ये ऐसी दफात है साइफर की कि इसमें सजाए मौत भी हो सकती है। अब उम्र कैद या सजाए मौत, अब ये सोच लें कि किस चीज़ के लिए खान साहब पे ऐसा चार्ज लगाया जा रहा है। क्या उन्होंने ऐसा जुर्म किया है जिसके ये इमरान खान ने कौम के नाम पैगाम भेजा है और ये बात मैं आपको मुसलसल 1.5-2 साल से बता रहा हूं कि प्लान इनका अल्टीमेट यही है। भुट्टो मॉडल को जहन में रखें, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ, इनका स्क्रिप्ट अब भी वही है। जब भी अमेरिका ऑर्डर देगा किसी लीडर को हटाने का, स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम चला जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको पता है किस चीज ने रोका हुआ है। एक बार ये अवाम का रिएक्शन देख चुके हैं जब 9 मई को उन्होंने इमरान खान की तजलील और तौहीन की थी। क्या ये अवाम बर्दाश्त कर लेगी? ऐसा कुछ होता है? ये जो इतना क्रैक डाउन, इतना खौफ जो फैलाया जा रहा है, आपको पता है ये किस लिए है? ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। ये पहले से आपको डराया जा रहा था कि जब ये ऐसा कोई कदम उठाएं, आप इतना डरे हुए हों, आपके अंदर ऐसी बुज़दिली आ जाए, ऐसी नामर्दानगी आ जाए आपके अंदर कि आप बाहर निकलने के काबिल ना रहें। इसलिए आपको डराया जा रहा है। खासतौर पर खवातीन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि खतरा यह है कि अगर ये कोई ऐसा इकदाम करते हैं या ऐसी कोई सजा दिलवाते हैं तो खवातीन बाहर निकलेंगी तो मर्द भी उनके साथ निकल आएंगे और इतने बड़े तूफान को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। यह है वो सारी गेम। नैब ने इमरान खान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। पहले यह खबर आई और कोर्ट रिपोर्टर्स ने भी ये रिपोर्ट किया है कि इमरान खान का जिस्मानी रिमांड तो दे दिया गया है 4 दिन के लिए, लेकिन नैब को अपनी तहवील में अडयाला जेल में ही रखना होगा। नैब अपने थाने या अपने ऑफिस नहीं लेके जा सकता, ये अदालत ने कह दिया। लेकिन अब इमरान खान की जो वकला टीम के मेंबर हैं, इंतजार हुसैन पंजोता साहब, मैं आपको उनकी ट्वीट पढ़ के बताता हूं। उन्होंने फैक्ट्स दुरुस्त किए हैं। सारे हमें इन्हीं पे यकीन करना पड़ेगा। वैसे तो कोर्ट रिपोर्टर भी बहुत मोतबर हैं, वो बात करते हैं, लेकिन जाहिर है कि इनके ट्रायल इस तरह के हो रहे हैं कि वकला को ज़ाहिर बेहतर इंफॉर्मेशन है। वो कहते हैं इमरान खान का रिमांड मंजूर नहीं हुआ, अलबत्ता नैब जेल जाकर केस से मुतल्लिक तफ्तीश कर सकती हैं। ये लिखा है कि ये जो तफ्तीश की इजाज़त है ये जमानत के बाद भी तफ्तीशी इदारे को दी जा सकती हैं। लिहाजा मीडिया में गर्दिश करती खबरें गलत हैं। आज ट्रायल जज मोहम्मद बशीर ने वाज़े तौर पर नैब की फिजिकल कस्टडी की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अमूमी तौर पर जब फिजिकल कस्टडी मुस्तरद हो जाए और सिर्फ तफ्तीश की इजाज़त दी जाए तो फिर आप जमानत अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखना यह है कि क्या वकला जमानत अप्लाई करेंगे। अगर तो जमानत अप्लाई होती है फिर तो ठीक है, अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि फिजिकल रिमांड ही दिया गया है और जेल के अंदर दिया गया है और कुछ कंफ्यूजन है। क्योंकि आपको पता है आजकल अदालतों के फैसले भी ऐसे आ रहे हैं, कोर्ट में सबके सामने बात और होती है, तहरीरी ऑर्डर आता है तो वो कुछ और ही निकल आता है। क्योंकि तहरीरी ऑर्डर तो बड़े घर से लिखे हुए आते हैं, जज तो मुंह से कुछ बोल देते हैं, लेकिन तहरीरी ऑर्डर पीछे से आता है और साथ एक गाली भी आती है। गाली भी देते होंगे ना कि उल्लू के पट्टे ये क्या बोलते रहे हो, ये ऑर्डर तहरीरी जो तुमने देना था। यही आमिर फारूक के साथ हो रहा है, यही निचले जजेस के साथ हो रहा है और अपना काजी भी यही काम कर रहा है। और यहीं पे आपको बारीक वारदात से आगाह करता चलूं। नाज़रीन, एक शानदार फैसला आया था। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दे दिया गया था, गैर आईनी करार दे दिया गया था और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोई एक शिक भी खत्म कर दी गई थी कि वफाकी हुकूमत, सिंध की हुकूमत, वजारत दिफा, पता नहीं वजारत दाखिला, कितने महकमों ने और ये सारे केयर टेकर हुकूमतें हैं, इन्होंने अपील दायर कर दी है और अपील में बड़ी बारीक वारदात डाली हैं। ये जो काजी गैंग है ना, ये बड़ी बारीक वारदातें डाल रहा है। आइन जमहूरियत की पीठ में छुरे भी घोंप रहे हैं और पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पे घोंप रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं, और काजी की मुनाफकत भी आपको बताता हूं। गेम ये डाली गई है कि क्योंकि एक कानून बन गया था कि अब 184(3) के तहत जो भी केसेस होंगे वो 3 मेंबर जो कमेटी होगी वो लगाएगी, वही कॉन्स्टिट्यूट करेगी, बेंच को भी वही सब मामला तय करेगी। बंदियाल साहब ने
उस केस में स्टे दिया हुआ था और ये केस लगा लिया था। अब ये कहा जा रहा है कि इस केस में जो बेंच ही बना था या जो केस सुना गया था ये सभी गैर कानूनी करार दे दें। जिस तरह मुशर्रफ को सजाए मौत हुई थी तो उस अदालत को ही उड़ा दिया गया था। वारदात ये डाली जा रही है कि इस पूरे बेंच को ही उड़ा दिया जाए, यानी फैसले पर मेरिट पर बात ही ना हो। समझ रहे हैं कैसी गेम डाली जा रही है कि क्योंकि कानून बन गया था और बंदयाल साहब ने गैर कानूनी तौर पे ये केस लगाया, जबकि उनको इख्तियार नहीं था, कमेटी ने ये लगाना था और बेंच भी गैर कानूनी तरीके से बनाया, तो वही खत्म कर दें, आप कार्रवाई वहीं से खत्म कर दें। और इस तरह पता है क्या किया जाएगा कि देखें जी, पार्लिमान ने एक कानून बनाया, हम पार्लिमान को ऊपर रख रहे हैं, हमें कानून को फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह काजी गैंग फौजी अदालतों को इस बारीक वारदात के जरिए बहाल कर देगा कि वो सिविलियन का ट्रायल कर सके। फौजी अदालतें कायम है लेकिन वो फौजियों के लिए कायम है। सिर्फ पाबंदी लगी थी कि सिविलियन का ट्रायल वहां नहीं होगा, तो अब दोबारा ये करवाने की पूरी साजिश चल रही है। क्यों? आम अदालतों में किसी एक बंदे को भी ये सजा नहीं दिलवा सकते। जिन केसेस में ये सजा दिलवाना चाहते हैं वो बड़े खतरनाक हैं। रियासत के खिलाफ जंग, मुल्क से बगावत, रियासती इदारों पे हमला। अब ये सिविल अदालतों में बड़े स्ट्रॉन्ग सबूत देने पड़ते हैं, लोगों के पास सबूत नहीं है। फौजी अदालत में जो भी होगा, ऊपर से ऑर्डर आया होगा, नीचे जो मेजर साहब बैठे होंगे वो फैसला सुना देंगे, कहानी खत्म। तो ये गेम है जो डाली जा रही है। और बिलाखिर ये इमरान खान का भी फौजी अदालत में ट्रायल करना चाहते हैं। ये इमरान खान की तज़हीक करना चाहते हैं। ये इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं कि देखो, बड़ी बड़ी तुम बातें करते थे, किसी को डर्टी कहते थे, किसी को मर्टी कहते थे, हम तुम्हें अपने सामने, अपने कैप्टन या मेजर के सामने खड़ा करेंगे, तुम्हें जलील करेंगे और तुम्हें इनके हाथों सजा देके तुम्हें जेल में भी डालेंगे या वर्स कुछ भी करेंगे, तुम्हारा कोर्ट मार्शल भी तुम्हारा कर सकते हैं। तो ये सारी गेम डाली जा रही है। देखते हैं क्या इन्हीं काजी क्या गेम डालता है, क्योंकि इसके सामने अब दो टेस्ट हैं। इसने सवाल किया कि ये जो फैजाबाद धरना केस था, इसमें नजर सानी दायर करने के लिए किसने कहा? इशारा यह था कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहा होगा, तभी हुकूमत ने भी की, शेख रशीद भी दरख्वास्त ले आए, बाकी लोग भी ले आए। इशारा यही था। बिल्कुल ठीक है, आप मालूम करें और उस टाइम जिसने भी ये करवाया तो उसे सजा दें। लेकिन क्या काजी ये सवाल करेगा कि ये जो अपील दायर की जा रही है फौजी अदालतों के हवाले से, ये किसने कहा है और किसके दबाव पे हो रही है? क्या काजी ये सवाल पूछेगा? क्या काजी इसकी तय में जाएगा? क्या काजी इसकी एक कमेटी बनाएगा और पता करवाएगा कि क्या हो रहा है? तब पता चलेगा। और दूसरा और सबसे बड़ा काजी का इम्तिहान वो ये है, अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो अरशद शरीफ शहीद का केस है, क्योंकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इससे मायूसी बढ़ रही है खानदान में। अब देखते हैं काजी कितना बड़ा इनकलाबी है। काजी अगर इनकलाबी हुआ तो जिन लोगों के नाम अरशद शरीफ की वालदा ने FIR में दिए थे ना, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म देगा और इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी करवाएगा इस सारे मामले की। और जो पहली रिपोर्ट आई थी उसको सामने रख के इस केस को आगे बढ़ाएगा। हमें पता चल जाएगा काजी की लेगेसी क्या है, कितना बड़ा जूते चाट, बूट चाट और मालशिया और पालशिया है ये, और ये वक्त साबित करेगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में 4-5 साल में जितनी बातें हमने की थी, ये उससे बढ़ के पालशिया निकला है। देखते हैं कि इस मुल्क के आइन, कानून और जमहूरियत से मजीद कितना खिलवाड़ ये शख्स करता है अपने बाकी के 11 माह में। नाज़रीन, एक खबर ये आ रही है कि इलेक्शन का शेड्यूल दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आने जा रहा है। देखते हैं क्या शेड्यूल दिया जाता है और उसके बाद क्या तहरीक इंसाफ को कागजात नामजदगी जमा करवाने दिए जाते हैं, मुस्तरद होते हैं, क्या होता है, नई गेम का नया मरहला वहां से शुरू होगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।